भारत ने दुनिया को देखने की दृष्टि दी है। भारत में चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, क्या सुश्रुत हो, क्या चरक हो, आपको किस क्षेत्र में बताएं। आपको अभ्यास हो गया कि आपने राइट ब्रदर से वायुयान को सीखा है, आप कुछ नहीं है, को नहीं जान आप अपनी कहानियां बंद करिए। इतिहास पढ़ा, आपकी सारी शिक्षा ब्राह्मणिकल बैठे रहे, वामपंथी इतिहासकारों ने आपको दबाया गया कर दिया। ये आपकी विरासत है। जाकर के पढ़ो जरा ऋग्वेद को, जरा सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को, भारत के सत्य सनातन संस्कृति को जरा पढ़ो और जानो। जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो और मूर्खता का प्रदर्शन आकर के आपकी वर्ण व्यवस्था की विरासत को नहीं मानता। देश के लोगों को आज सारे दर्शक समझ गए हैं कि आपके लिए नॉर्थ कोरिया ही आपका एग्जाम्पल है। मैं सारे दर्शक समझ गए हैं। मैं सिर्फ लाइटर नोट पे कह दूं, आजकल फ्लाइट टिकट्स पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप टिकट खरीदना चाहें तो संपर्क कर लीजिए, कहीं पर कोई ना कोई दिलवा देगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी। 20 सेकंड फिर से। ये विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि अच्छा अलग अलग क्षेत्रों का बताइए। अब फिर मैं पुराना बताऊंगा तो 1887 19वीं, तो ये परेशान हो जाएंगे, पढ़ते लिखते हैं नहीं। अच्छा चलिए आज का सुनिए। तीन हिंदुस्तानी इन्वेंशन बता दो। 10 साल में 3 इन्वेंशन बता दो। इंदिरा नुई, निकेश अरोड़ा, जयश्री। अरे वो कुछ नहीं, वो वहां के देशों में जाकर के उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं। अपने देश का बताओ, आगे सुनिए। अपने देश में बताओ, यहाँ बैठ के किया क्या है। बहुत अच्छी बात। हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा कुछ करा है पिछले 10 साल में? एक इन्वेंशन बता दो 10 साल में। देश में एक भी ढंग का व्यक्ति नहीं होने दिया। आपके देश की विरासत है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, कास्टिज्म। ये आपकी विरासत है, ये आपने इनहेरिट किया है। ये यहाँ पे पढ़ाया गया था। ये अच्छा, ये यहाँ पर पढ़ाया गया था। तो तहसील पूनावाला, आपसे भी सवाल पूछूंगी। अगर विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ यही पढ़ाया गया था, तो 1947 से लेकर 2014 तक यही पढ़ाया गया था यहाँ पर, इसलिए भारत पीछे है और विवेक श्रीवास्तव का सर जो है क्षण से झुका चला जा रहा है। मैं ये किस तरह की बात कह रहे हैं? आपको लगता है एक भी गौरवशाली चीज नहीं हुई है भारत के लोगों से, भारतीय लोगों से? ये किस तरह की है? क्या आप लोग पार्टनर रहेंगे इंडिया अलायंस में, तो इस बात पर भी मुंह पर जिप कर कर बैठे रहेंगे? नाविका जी, आपके शो के शुरुआत पे आपने जिनका एक सज्जन का, विवेक भाई अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो, आपने एक सज्जन का बाइट चला आपके शो के शुरुआत के अंदर। वो सज्जन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हर्षवर्धन जी सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते, सुप्रीम कोर्ट ने उस सज्जन को पुल अप किया, आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी। जब नाविका जी हम सबके परिजन कोविड से त्रस्त हो रहे थे, उस आदमी ने ये एडवर्टाइज किया कि कोविड का उसने क्योर निकाला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको अपॉलॉजी माननी पड़ी। आज वो सज्जन देश को सिखा रहा है। देखिए नाविका जी, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है, मैं इसमें कोई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन भविष्य के लिए हमें कैसा देश बनाना है? क्या हमें भविष्य में ऐसा देश बनाना है जिसमें नफरत हो, जिसमें लोग लड़े, या हमें एक ऐसा देश बनाना है जो दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सके? आज सबसे ज्यादा मंदी भारत के अंदर है, हमारा इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, आज हमारे पास टैक्स टेररिज्म हो रहा है, आज हमारे पास कैंसर का पेंडेमिक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हार्ट अटैक का पेंडेमिक है। आप एक एक वीडियो देखो, लोग जिम के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर, सब जगह पे हार्ट अटैक आ रहा है। सरकार इस पे कौन सी मीटिंग करी? आप मुझे बताएं। इन मुद्दों को आप कीजिए, कोई आपको बंद नहीं करा, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे, मुझे नाविका जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में एक एनजीओ बांग्लादेश चला रहा है, प्लान बी क्या है भारत सरकार का बांग्लादेश में? आपको बताया ना उन्होंने, कोई प्लान बी नहीं। सीरिया में हमारी इन्वेस्टमेंट है, इनको इन मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, इसलिए हिंदू मुसलमान और नाविका जी एक लास्ट नहीं, तो संभल पर सबसे ज्यादा बात कौन कर रहा था? पार्लियामेंट को कितना डिसरप्ट किया है विपक्ष ने, क्या इसका हिसाब कोई देगा? एक मजाक मैं भी कर लूं, पार्लियामेंट की बात करता हूं। पार्लियामेंट में 50,000 का बंडल मिला तो अपने जो लाखों रुपए लगते पार्लियामेंट को चलाने को बंद कर दे, लेकिन मजाक में कर दूं। विवेक भाई, टिकट मत खरीदना, टिकट खरीदोगे उसमें जीएसटी लगेगा, जीएसटी पे सेस लगेगा, सेस के ऊपर टैक्स लगेगा, और टैक्स के बाद आप फिर भी आपको बताया आपसे एक्सटॉर्शन होगा, उसके ऊपर भी टैक्स लेगी सरकार, फिर फॉग हो जाएगा और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं, और उसपे भी टैक्स लगेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पब्लिक पूछ रही है, विष्णु दत्त भुवनेश्वर से पूछ रहे हैं, पीएम मोदी और बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, मगर संभल अलीगढ़ में जो दिख रहा है क्या वो एक तरफा नहीं है? संजय मिश्रा बदोही से पूछ रहे हैं, अचानक मोहन भागवत सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के आदर्श कैसे बन गए हैं? इसका जवाब दे दीजिए। पहला सवाल का तो मैं ले लूंगी राकेश जी से, पर मोहन भागवत जी आजकल आपके आइकॉन बने हुए।
पहले मैं 2 मिनट हर्षवर्धन जी की बात। हर्षवर्धन जी ने कहा 1857 में, 1862 में, 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1910, 1925 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। आप भूल गए सरकार किसकी? तब कौन था? तब यहां अंग्रेजों का राज था। वो नफरत की राजनीति करके सत्ता पे बैठे हुए थे, हमें आपको लड़ा के आराम से सत्ता कर रहे थे। आज किसकी सरकार है? वही काम वही सरकार कर रही है जो अंग्रेज कर रहे थे, हमें लड़ा के, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ा के सत्ता पाके मौज में थे। आज वही सरकार बदली है, लेकिन आचरण कहां? आज आप भी तो नफरत की राजनीति हो रही है। मुजफ्फरनगर में अंग्रेज थे, मुजफ्फरनगर की जब दंगे हुए थे तो अंग्रेज थे। भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया गया था। भदौरिया जी, मुजफ्फरनगर में अंग्रेज आए थे। हाँ, मुजफ्फरनगर में। हाँ, अरे मैं आपसे देश में, मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं आपसे पूछा संभल में कैसे हो गया? मैं यहां बहराइच में कैसे हो गया? बताइए कासगंज में कैसे हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लगातार जिस तरह के दंगे देखने को मिल रहे हैं, 4-5 बच्चों की मौत हो जाती है, और जांच अभी तक रिपोर्ट आ गई क्या? जांच रिपोर्ट आ गई क्या? बहराइच की जांच रिपोर्ट आ गई, संभल की जांच रिपोर्ट आ गई। जो महीने भर तक जांच की रिपोर्ट ना आ पाए, तो आप समझ सकते हो ना कितनी इफिशिएंट यहाँ पे सरकार है। इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, लगातार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। नविका जी, अनुराग भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अनुराग भदौरिया जी ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। अंग्रेज थे 1947 के पहले तक वो हिंदू मुसलमान लड़ाते थे। 47 के बाद 80 के दशक तक इस देश में दंगे सबसे ज्यादा होते रहे। वो 2013 वाला समाजवादी पार्टी के शासन का छोड़ दीजिए, तो 80 के दशक तक ये देश सिर्फ दंगों के लिए जाना जाता रहा। गुजरात में जब तक 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, हर दूसरे चौथे दंगे होते थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में कोई राज्य ऐसा नहीं जहां हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए। इसका मतलब अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमान को बटाकर काट कर लड़ाती थी। ये वही चीज है जो तथ्य के तौर पर इनके सामने आ रही है। अब ये लगातार बोलेंगे क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर खुद तमाचा मार लिया है। अब ये मत बिल्कुल, और पब्लिक भी यही कह रही है। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, संभल में खुदाई से जो परेशान हो रहे हैं वो आज तक वक्फ के अवैध कब्जे पर कभी कुछ क्यों नहीं बोले? ये सवाल जरूरी है, और ये सवाल जब जनता पूछती है तो सबके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? भूपेश पांडे का पटना से सवाल है, भागवत जी के बयान के बाद भी जारी कार्रवाई से देखकर क्या ये माना जाए कि बीजेपी और हिंदू समाज पर अब संघ की पकड़ पहले जैसी नहीं रही? पहले तो तहसीन पूनावाला, आप 30 सेकंड में जवाब दीजिए कि वक्फ पर चुप्पी क्यों साध लेते? कोई चुप नहीं है। बस सरकार एक बिल लाना चाहती है, बिल इंट्रोड्यूस करे, बिल के प्रावधान बताए। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका हेयरकट कौन करेगा? उसकी कौन सी पार्टी उस पर क्यों चर्चा करे? दूसरी चीज जो आरएसएस, नहीं बिल्कुल कितने मासूम है। मैं पूछ रही हूँ कि वक्फ जब कब्जा कर लेता है, मैं उसी पर आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। बिल पर चले जाते हैं। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आज बहुत से लोग सरसंघ चालक के बयान पर सवाल पूछ रहे हैं, अब बीजेपी मुक्त है आरएसएस से या फिर सब जगह उनका डिक्टेट चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में तो हमेशा से मुंडे मत भिन्ना, हमेशा विद्वानों के बीच में अलग अलग प्रकार के मत रखे जाते रहे, और किस परिस्थिति में, किस कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत जी ने कहा है उसको एक गलत कॉन्टेक्स्ट में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत निश्चित तौर पर पूरी दुनिया भर के सामने एक मॉडल है कि हम कैसे सहअस्तित्व के साथ रह सकते हैं, और यह सहअस्तित्व तब तक ही चलेगा जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक होगा। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, उदाहरण संभल का देख लीजिए कि कैसे वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ और संभल की परिणति किस रूप में सामने आई है कि वहां शिवलिंग को दबा दिया जाएगा, वहां हनुमान जी की मूर्ति को ढक दिया जाएगा, वहां कुओं को पाट दिया जाएगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत को धूल दूषित करने का प्रयास किया जाएगा। जहां जहां पे हिंदू कमजोर हुआ है, जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, वहां वहां सहअस्तित्व की भावना समाप्त हो जाती है। आज पब्लिक का सवाल यही है